नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बाजारों में आपने एक ठीक-ठाक सी आज लगातार गिरावट देखी है और ये लगातार देखने को मिल रहा है। मार्केट बहुत हद तक साइडवेज, बहुत हद तक बॉक्स में बना हुआ है और ये फिनोमिना आगे भी जारी रह सकती है। ऐसे मार्केट्स में आपको हमेशा मैं बार-बार ये बात कह रहा हूं कि आपको ऐसे स्टॉक्स लेने चाहिए जो स्टॉक्स आपको एक लंबे समय में प्रॉब्लम ना खड़ी करें। लंबे समय को लेकर के लोगों के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। जनरली लोगों का मानना है कि कोई भी कंपनी ले लो और एक लंबे समय तक बैठे रहो तो वो पैसा बना के दे देती है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट होती है और स्टॉक स्पेसिफिक आपको चुनाव करना होता है। अगर आप पिछले कुछ समय की बात करिए, मैं आपके सामने डेटा रखता हूं कि अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, जैसे टीसीएस हुआ, इंफोसिस हुआ, एचयूएल हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक है, टाइटन है, बजाज फिनसर्व है, एवेन्यू सुपरमार्ट, इन सब ने जो है 2% से ज़्यादा का एब्सोल्यूट रिटर्न 3 साल में नहीं दिया है। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब जब आप महंगाई को घटा देते हैं रिटर्न में से, क्योंकि महंगाई तो जाहिर सी बात है कि महंगाई आपको घटाना ही पड़ेगा। अगर आपने टीसीएस में 3 साल पहले टीसीएस में आपने 100 रुपया डाला है तो आज उसकी कीमत जो है 50 पैसे बची है मात्र। मुद्दा ये है कि जब इस तरह का मार्केट में भले ही आपको लग रहा है कि टीसीएस बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, टीसीएस की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज वो अपने 52 वीक लो पर है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी खराब है, वो लीडर है, भारत के आईटी सेक्टर का लीडर है, ग्लोबल लीडरों में भी उसका नाम रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली कंपनी है, टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। तो हम किसी खराब बेंचमार्क की बात नहीं कर रहे हैं। यद्यपि इस पीरियड में 3 साल के पीरियड में, इवन इस साल भी मार्केट 24 में भी इसने अपने लाइफ हाई को टच किया, लेकिन लाइफ हाई और लाइफ लो के बीच में यानी 52 वीक के हाई और जो है लोज के बीच में इतना कम गैप है, यानी मार्केट में ये इस टाइप के स्टॉक्स कहीं नहीं जा रहे हैं। अब इसको समझना जरूरी है क्योंकि जब आप इसको एब्सोल्यूट रिटर्न में बदल रहे हैं तो टीसीएस का रिटर्न आ रहा है 0.5%, इंफोसिस का रिटर्न आ रहा है 2%, एचयूएल का रिटर्न आ रहा है 1.5%, वो भी माइनस का एचयूएल का रिटर्न है। कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% का रिटर्न है। 3 साल आप स्टॉक को लेके बैठे हुए हैं, स्टॉक ऊपर नीचे सब कुछ कर रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू आपको सिर्फ 3.5% मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लंबे समय में कोई भी स्टॉक अगर आपको पैसा नहीं बना रहा है, एब्सोल्यूट रिटर्न में पैसा नहीं बना रहा है, महंगाई को हटाने के बाद वो पैसा नहीं बना रहा है, तो उस पैसे का यानी उस पर्टिकुलर स्टॉक का कोई रियल वैल्यू आपके लिए नहीं है। वो एक्चुअली आपके लिए एक लायबिलिटी बनता जा रहा है जो आपको नुकसान दे रहा है, जिसमें आपका पैसा फंसा हुआ है। जाहिर सी बात है कि आप सबके पास पूंजी सीमित होती है, सीमित पूंजी है, और आप अगर चुन के सही स्टॉक में उस पैसे को नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ नाम के हिसाब से स्टॉक में डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको रिटर्न खराब बनता दिखाई पड़ रहा है। मार्केट जब पिछले 1 साल में अगर आप बाजार की बात करिए, बाजार नहीं गई है कहीं पर। 1 साल में बाजार का एब्सोल्यूट रिटर्न 0 होने लग गया है, मतलब रिटर्न 1% है, एब्सोल्यूट रिटर्न माइनस में जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप 3 साल का देखिए तो निफ्टी ने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है अभी तक। लेकिन अगर निफ्टी 3 साल या 5 साल के लिए निगेटिव रिटर्न दे दे तो क्या होगा? उस केस में आपके स्टॉक्स, आपके म्यूचुअल फंड सब नीचे रहेंगे, या जो आप पोर्टफोलियो बनाते हैं वो नीचे रहेगा। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात 99% लोग नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि मुद्रा जो है, आप क्रय क्षमता अगर आपकी घट रही है तो फिर उस रिटर्न का कोई लाभ नहीं है। अगर आपकी क्रय क्षमता घट रही है, 10 साल में 10% का, अगर 10 साल में अगर आप 100% रिटर्न बना भी लेते हैं, 10 साल में कोई चीज डबल भी हो जाती है, तो आपके क्रय क्षमता में कोई फर्क नहीं होगा। 100 रुपए की वैल्यू 10 साल बाद 200 रुपए हो ही जाएगी अगर उसको बना के रखते हैं। लेकिन 10 साल में महंगाई भी उतने ही लेवल पे पहुंच जाएगी, तो आप उतना ही खरीद पाएंगे, तो आप बिल्कुल उससे कोई एक्स्ट्रा गेन नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझिए। टाइटन 8% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, एवेन्यू सुपरमार्ट का 2% का है, एशियन पेंट का 10% माइनस का है, नेस्ले का 8% का है, एलटीआईएम का 5% का है, पीडीलाइट 3%, अब जो आपका अंबुजा सीमेंट है 4% है, हेवेल्स 6% और डाबर में 3% माइनस का है। डाबर जैसी कंपनियां पिछले 5 साल में अगर आप देखें डाबर का चार्ट, तो डाबर में कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब जो 5 साल गुजर गए डाबर का, तो रिटर्न 3% है, लेकिन जब आप इसको 6% भी अगर आप महंगाई मान लीजिए, तो आप इसको वैल्यू समझिए कहाँ जा रही है। तो अल्टीमेटली मार्केट में आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई भी स्टॉक ले लूंगा और वो बढ़ जाएगा। और ऐसी बाजारों में जब मार्केट में एक तरफा तेजी नहीं दिख रही हो, जब बाजारों में साइडवेज मार्केट दिखाई पड़ रही हो, ये गणना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप मार्केट में नए होते हैं, या फिर जब अगर आप बहुत लंबा समय भी बाजार में गुजार लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस ढंग से नहीं सोच रहे हैं कि मेरे को एब्सोल्यूट रिटर्न कितना
बन रहा है, तो जनरली आप गलत ही स्टॉक में लेकर बैठे रहेंगे। यहाँ पर जितने भी स्टॉक का हमने नाम लिया, कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे अपने सेक्टर के या अपने एरिया के बड़े स्टॉक्स हैं, चाहे वो मिड कैप में हो या फिर वो लार्ज कैप में हो, सारे के सारे अच्छे हैं। और ये स्टॉक 10-15 नाम मैंने लिए, अगर आप जाएं मार्केट में 100-150 स्टॉक निकाल लीजिए, वो भी इसी तरह निकल जाएंगे कि वहां पे कोई रिटर्न आप नहीं बना रहे हैं। ठीक ठाक से रिटर्न वाले स्टॉक्स में भी जब आप एब्सोल्यूट रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो वो घट जाएगा। लेकिन ये बात बाजारों के ऊपर भी लागू होती है, तो ये बात उनको सचेत करने के लिए है कि जिनको ये लगता है कि कुछ भी खरीद लीजिए और लेकर के बैठे रहेंगे तो हम पैसा बना लेंगे, नहीं बनेगा। आप देखिए, मार्केट में एक चीज बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि बाजार क्या कह रहा है, यानी बाजार ने क्या किया, आपने बाजार में क्या किया, ये आपको कम से कम 5 से 10 साल बाद पता लगता है। 10 साल, अगर मान लीजिए आप बाजार में आए 2024 में और आप कोई भी शेयर ले रहे हैं 2024 में 25 में, अगर वो पैसा नहीं, या जो भी आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, अगर वो पैसा बना के नहीं दिया, तो इस बात को आप कब समझेंगे, जब 2030-35 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले जनरली जो लॉन्ग टर्म की बात की जाती है, वो होल्डिंग वाली जो आपके दिमाग में डाला गया है कि ले लो और उसके बाद लेके बैठे रहो, भले ही स्टॉक कुछ भी ना कर रहा हो तो आप मुनाफा बना लेंगे, वो नहीं होगा। कारण उसका ये है कि आप जब ये बात रियलाइज कब करेंगे, 5 साल बाद, जब आप म्यूचुअल फंड लगाते जा रहे हैं, आप डालते जा रहे हो, और अल्टीमेटली 5 साल बाद जब आप देखते हो, या 8 साल बाद जब देखते हो और आपको 6% का रिटर्न बनता है, तो आपको बुरा फील होता ही होता है। अल्टीमेटली आपका रिटर्न नहीं बनता है। बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं किसी का नाम लूं वो गलत हो जाएगा, 2016-17 की योजनाएं, कई सारी योजनाएं हैं, मेरे घरों में ली गई योजनाएं हैं, जिनमें लोगों ने इसी तरह से रिटर्न बनाए हैं, 6% 7% का रिटर्न बना, तो वो एफडी रिटर्न के बराबर है। लेकिन उससे आप जो है मार्केट को बीट नहीं कर रहे हो, महंगाई को बीट नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारे कारण हैं। तो लेकिन वो आपको समझ तब आएगा जब 6 से 7 साल गुजर जाएगा, और 7 साल गुजरने के बाद जब आप ये बात समझ भी पाएंगे, तो ऑलरेडी 7 साल तो गुजर चुके हैं, 8 साल तो गुजर चुके हैं। अब आपको नया पैसा, नया स्ट्रेटजी में जाने के बाद उसका रिटर्न जो आएगा वो एक अलग चीज होगा। प्लस आपके अंदर वो मोटिवेशन बना रहे, हो सकता है वो बना ही ना रहे, आप उस मोटिवेशन से ही बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं बाजार में, अगर आप सही ढंग से इसको नहीं समझेंगे। खैर, अगर हम एक और बात करें, तो अगर टाटा ग्रुप की बात की जाए, इस समय अगर आप ग्रुप देखोगे तो ग्रुप वाइज भी काफी कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। ग्रुप में क्या डिफरेंस दिख रहा है? टाटा ग्रुप में जहां पर टाटा एलेक्सी की बात करिए, टाटा सन्स की बात करिए, टाटा इन्वेस्टमेंट की बात करिए, कोई बहुत अच्छा रिटर्न इनके नहीं रहे हैं, जबकि पिछले 2-3 साल का टाटा मोटर्स लगातार घटा है, टीसीएस घटा है, ट्रेंट जो उनकी एक फ्लैगशिप कंपनी थी 2024 में, लेकिन जैसे ही परिवर्तन हुआ ग्रुप मैनेजर का, जैसे आपको मालूम ही होगा कि टाटा ग्रुप चेयरमैन चेंज हुए, उसके बाद से टाटा ग्रुप बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है, लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आप ये भी सोच के कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे कि मैं किसी एक सेक्टर में डाल दूं पैसा बन जाएगा, या किसी एक बड़े ग्रुप में डाल दूं, वो ग्रुप बहुत अच्छा करता है तो पैसा बन जाएगा। अगर टाटा ग्रुप का एग्जांपल लीजिए, पिछले 2-3 साल खराब गुजरे हैं, पिछला 1 साल बेहद खराब गुजरा है। तो हमेशा जब भी आप इन्वेस्टिंग करने आइए, तो आपको हमेशा ये बात समझना पड़ेगा कि कुछ भी जो आप करने आए हैं उसके लॉजिक्स क्या हैं। कहीं पर आंख मूंद के पैसा आप नहीं डाल सकते, रिटर्न खराब हो जाएगा। अब अगर हम ग्रुप की बात कर ही रहे हैं तो एक दूसरे ग्रुप की बात करेंगे। 26 अगस्त 2025 को हमारे मोदी जी जो हैं वो गए मारुति के प्लांट में, और वहां पे उन्होंने जो है उनका उद्घाटन किया प्लांट का। उसके बाद से अगर आप देखिए मारुति का रिटर्न 11%, उनके मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो ग्रुप बहुत बार अलग अलग कारणों से बदल जाता है। जैसे टाटा ग्रुप चेयरमैन बदलने के बाद से हालत खराब चल रही है, वहीं पर मारुति ग्रुप में मारुति 11% बढ़ गया। कब से? 26 अगस्त 2025 से। माइक्रो प्लास्टिक उसका बढ़ गया 56%, जेटीकेटी जो है ये 48% बढ़ गया, भारत सीट्स बढ़ गया 40%, सुब्रोस 38%। इन सब में मारुति ग्रुप या उनकी पेरेंट कंपनियों ने पैसा डाला हुआ है। ये उस सेक्टर या मतलब उस ग्रुप की कंपनियां मानी जाती हैं। असाई जो है 8% बढ़ गया, जय भारत मारुति करीब 37% बढ़ गया, और जो इनकी जो एंसलरी सप्लायर्स हैं जैसे उसमें मिंडा कॉप है 25% बढ़ा है, आस्क ऑटो जो है 18% और ल्यूमेक्स ऑटो जो है 14% बढ़ा है। तो एक सर्टेन पॉइंट पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के जाने से सब कुछ बदल गया, लेकिन मुद्दा ये है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद उस पर्टिकुलर ग्रुप कंपनी के अंदर लगातार पैसे जा रहे हैं। तो पैसे बहुत बार बहुत अलग तरीकों से जाते हैं, बहुत अलग कारणों से जाते हैं, जो आप बहुत बाद में समझ पाते हैं। इसी तरह पैसे जो हैं बहुत अलग कारणों से बहुत बार निकलते भी हैं, और जो आप बहुत बाद में समझ पाते हैं, 2 साल 3 साल बाद समझ पाएंगे। डाबर में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, ग्रुप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली रिटर्न नहीं है। तो मुद्दा ये है कि रिटर्न होना
वो एक अलग बात होता है। जब आप ग्रुप देखते हैं, सेक्टर देखते हैं, कंपनी देखते हैं या टॉप कंपनी देखते हैं, उनका एक अलग बात होती है। हमेशा ये बात समझ के रखिए, बाजार में आपको, बाजार में हमेशा अपने आंख कान नाक सब खुला रखना पड़ेगा, और जो नहीं हो रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए और जो हो रहा है उसको भी स्वीकार कर लीजिए। आप कभी भी बायस्ड रहेंगे कि नहीं मुझे लगता है ये हो जाएगा, तो आप 10 साल बाद भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे कि नहीं टाटा ग्रुप नहीं चल रहा है 2 साल से। आप बार बार ये सोच सकते हैं कि टाटा तो बहुत अच्छी कंपनी, टाटा ग्रुप बहुत अच्छा है, चलेगा, लेकिन रिटर्न नहीं बना के दे रहा है तो मतलब आपके काम का नहीं है। मैं किसी का बुरा या भले की बात नहीं कर रहा है, हम किसी चीज को सही ढंग से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक निवेशक के रूप में हमारा यही काम है कि हम सही स्टॉक्स को चुनें, सही स्टॉक्स को समझें, पढ़ें उनके बारे में या उनको चार्ट पे देखें। इसीलिए मैं बार बार आपके सामने चार्ट रीडिंग की बात करता हूं। चार्ट रीडिंग बेहद जरूरी है। अगर आप चार्ट नहीं देखते हैं तो आप ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि वो अमुक स्टॉक क्या कर रहा है, क्या वो ब्रेकआउट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या उसमें आपके पैसे जाने चाहिए, क्या नहीं जाने चाहिए, क्या मार्केट में 5000 कंपनियों में से वो बेस्ट कंपनी है जो आप ले रहे हैं, और अगर वो नहीं है तो आप फिर क्यों ले रहे हैं। मुद्दा यही है, मार्केट में सही शेयर का खोज लेना, सही समय पे एंट्री करना और सही समय पे एग्जिट कर जाना, यही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अगर आप सही समय पे एंट्री भी ना कर पाए और सही समय एग्जिट भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी अगर आप सही कंपनी खोज ले गए तो आप 60% मार्केट में अपनी चीज जीत चुके हैं। और ये करना बहुत कठिन नहीं है, चार्टिकली इसको आराम से किया जा सकता है। अलग अलग ढंग से इसको आप अलग ढंग से एनालाइज कर सकते हैं। मारुति की अगर आप पिछले 50 साल की बात करिए, स्टॉक लगातार ब्रेकआउट करता रहा है और अपने हाईज पे रहा है। आइसर मोटर ने भी यही सेम काम किया, टीवीएस ने भी यही सेम काम किया, बजाज तो थोड़ा हद तक नहीं चला, लेकिन ये 3-4 बहुत अच्छे चले। उसी समय अगर आप देखिए तो अशोक लीलैंड में उस तरह का रिटर्न नहीं बना है जिस तरह का मारुति ने रिटर्न बनाया है। यद्यपि अशोक लीलैंड भी अपने हाईज पे है, तो हाईज पे होने के बावजूद भी अशोक लीलैंड और मारुति में मारुति जो है लीड करता दिखाई पड़ता है। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। अब यहां से हो सकता है अगले 5 साल में या 3 साल में या 2 महीना में मारुति कुछ अच्छा ना करे, कोई और अच्छा कर जाए, डिपेंड करेगा। लेकिन आपको हमेशा इसको देखते रहना है, हमेशा इसके बारे में आपको एनालाइज करते रहना है। और मार्केट में एक साइडवेज, लंबा पीरियड का साइडवेज बहुत समय हो सकता है। जैसे 2003 से लेकर के 2004-5 में बड़ी रैली हुई। उसके पहले क्या हुआ था, बाजार ने करीब करीब 1995-96 से लेकर 2002 तक अगर आप देखिए तो बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बना के दिया था। मैं किसी दिन चार्ट पे आपको इसको डिटेल करके दिखाऊंगा। 95 से लेकर 2002 कोई बड़ा रिटर्न नहीं दिया। बहुत सारे इफ एंड बट मार्केट में रहे। उस समय भारत का जियोपॉलिटिकली बहुत सारा चीजें बदलती रही। थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, कारगिल का वॉर हुआ, परमाणु हमले जो है टेस्ट किए, बहुत सारी चीजें हुई, .com बबल हुआ, उसका बस्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद भी 10 साल तक मार्केट ने कुछ बड़ा रिटर्न बना के नहीं दिया। लेकिन उस पीरियड में क्या अगर स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिया, उस स्टॉक्स में, कई सारे स्टॉक्स में बहुत बड़ा रिटर्न दिया। उसके बाद पूरे मार्केट ने रिटर्न दिया तो उसमें सबने पैसे बनाए। फिर वही केस हुआ कि 2008 से लेकर 2013-14 तक बाजारों ने काफी हद तक साइडवेज देखा। उस पीरियड में भी बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा बना, लेकिन क्या सारे मार्केट ने पैसा बना के दिया? नहीं दिया। फिर अल्टीमेटली फिर बाजार ने ब्रेकआउट किया और फिर ज्यादा स्टॉक्स ने दिया। तो ये जो पीरियड है, क्या ये उस पीरियड में जा रहा है कि मार्केट एक लंबे समय के लिए साइडवेज हो जाए या 1.5-2 साल के लिए भी साइडवेज हो जाए, जहां पे बाजारों में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ना हो? अगर ऐसा होगा तो भी आपको स्टॉक तो खोजने ही पड़ेंगे। और क्या पिछले 4 साल में बाजारों ने रिटर्न नहीं दिया है? दिया है। लेकिन वहीं पर टीसीएस में अभी सारी बातें आपके सामने रखा कि 3-4 साल में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपके सामने हैं जो रिटर्न बना के नहीं दी। तो बाजार तो भाग रहा था, बाजार एक तरफा दौड़ रहा था, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने आपको रिटर्न बना के नहीं दिया। उसी पीरियड में अगर आप उन कंपनियों में इन्वेस्टेड हैं तो आपका 1 रुपया नहीं बन रहा है, आप घाटा कर रहे हैं। आप नेट स्थिति आपकी ये है कि आपने कुछ नहीं कमाया है, लेकिन उसी पीरियड में दूसरी कंपनियों में डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है। बहुत सारी आपकी फार्मा कंपनियां हैं, डिफेंस कंपनियां, रेलवे कंपनियां, बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जहां पे पैसे आपके डबल हुए हैं, क्लाउड कंपनियां, डिफरेंट। तो हमेशा आपको स्टॉक स्पेसिफिक अपना अप्रोच रखना चाहिए जब आप निवेश के रूप में सोच रहे हैं, जब आप बाजारों के इस रूप में देख रहे हैं कि बाजार में कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी खोजनी है। तो पुरानी जो बायसनेस हैं उनको हटाइए, चार्ट देखिए, इत्मीनान से चार्ट देखिए, सही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करिए और फिर उसके साथ आप काम कीजिए, रेदर देन कि आप बैक ऑफ माइंड में क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी बायसनेस रही है, कितना कुछ आप पहले से जानते हैं, उस कुछ मैटर नहीं करता। कौन प्रमोटर है, कहाँ कौन सा ग्रुप है, ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा। जब आप चार्ट देखेंगे, सही स्टॉक लेंगे, तभी पैसा बनेगा, अन्यथा आपका पैसा नहीं बनने वाला है। आप ये यकीन जानिए।
कोई ऐसा नहीं होगा जो घटते हुए शेयर लेते रहते हैं, नीचे जाके स्टॉक खत्म हो रहा है और आप बाई कर रहे हैं और आपको उम्मीद ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो स्टॉक बहुत ऊपर खुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब आपके सिर्फ सपने वाली कहानी रह जाएगी। और अल्टीमेटली ये बात ध्यान रखिएगा कि 93% लोग 10 साल के पीरियड में एफडी रिटर्न को बीट नहीं कर पाते स्टॉक मार्केट में। एफएनओ वाला डेटा तो बहुत लोगों को याद रहता है कि पैसा नहीं कमा रहे हैं लोग, लेकिन स्टॉक मार्केट में एफडी रिटर्न को भी लोग बीट नहीं कर रहे हैं, 93% लोग। और म्यूचुअल फंड में भी 60% म्यूचुअल फंड 10 साल बाद जो है अंडर परफॉर्म करते हैं मार्केट को। तो ऐसा भी नहीं है कि आप सब पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो वो पैसा बन जाएगा, वो भी नहीं होगा। और जब आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे, ये तो नॉर्मल रिटर्न है, जब आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो ये नंबर 93-95% जाएगा आम लोगों का, और म्यूचुअल फंड का भी ये 90% के ऊपर जाएगा कि जो एब्सोल्यूट रिटर्न में कोई रिटर्न बना के वो नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि खुद समझिए आप क्यों आए हैं बाजार में, क्यों चार्ट देखना चाहिए, सही स्टॉक्स को खोजिए, सही समय पे देखिए और फिर आप बाई करिए और फिर आपको वो पैसा बना के देगा। अन्यथा मार्केट में आप हमेशा इल्यूजन में रहेंगे, बट अंततः आपको कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।